सर ये बताइएगा कि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करना ये खुद कितनी बड़ी वायलेशन है इंटरनेशनल लॉज की, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से बात की जाए एक दूसरे से दुश्मनी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे न्यूक्लियर साइट्स हैं उनकी लिस्ट जो है एक दूसरे को फराहम की जाती है ताकि गलती से भी कोई जो है वो भूल चूक ना हो जाए। तो ये हमला अगर खुदा न खास्ता रेडिएशन हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन है, और फिर क्या आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे जाके इसकी इम्पीचमेंट हो सके या फिर इसके ऊपर कोई मुआवजा जो है वो किया जा सके? क्लिंटन साहब माफ कीजिएगा, ट्रंप साहब का ट्रंप साहब का मुआवजा तो इंशाल्लाह उनकी अपनी कांग्रेस करेगी, क्योंकि वहां पे हलचल शुरू हो गई है कि इन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और हमें बगैर बताए इस जंग में शामिल हो गए हैं, तो इनके मुआवजे की आवाजें तो वहां से आ रही हैं। तो ये मामला तो मेरे ख्याल में छोड़ देना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा कि किसी भी जाविये से देख लीजिए तो ये जो अटैक यूएस ने किया है ईरान पे, ये किसी भी जाविये से जायज नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। और उसमें इंटरनेशनल लॉ शामिल है जो कहता है कि किसी न्यूक्लियर साइट पे अटैक करना जायज नहीं है, और उसकी ह्यूमैनिटेरियन है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इसलिए है कि इसमें से अगर कोई रेडिएशन हो जाती है, कंटेमिनेशन हो जाती है, तो उनको कौन रोकेगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? मैं ये समझता हूँ कि जो आज अमेरिका ने किया है, और मैं इसको गलती के मुतरादिफ लेता हूँ, ये गलती की है अमेरिका ने, क्योंकि इसके बाद अब इस खित्ते में जो भी एक्शन रिएक्शन होगा वो उसकी जिम्मेदारी अमेरिका पे आयद होगी, ईरान पे आयद नहीं होगी। क्योंकि मैं रिएक्शन की तरफ आऊंगा कि क्या रिटेलिएट कर सकता है, ईरान के पास क्या ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले एक थ्योरी एक और भी है कि डिस्कशन में आई कि जनाब जब ईरान कह रहा था कि हमारे पास एटम बम हम नहीं बनाने जा रहे, और उसके बाद IAEA की रिपोर्ट, अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, उसके बावजूद भी अगर अमेरिका ने हमला किया तो कहीं ना कहीं शायद अमेरिका को ये यकीन होगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या उसने वो हुज्जत तमाम की, वो जो एक प्रेशर इजराइल की तरफ से था, क्या ऐसा मुमकिन है? जी, बज़ाहिर तो ये लगता है कि वो इजराइल की बातों में आ गया। और मैंने जैसे पहले कहा ना कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज या न्यूक्लियर वेपन की कहानी नहीं है, इसमें रिजीम चेंज की भी कहानी नहीं है। इसमें इजराइल को वो आज़ादी दिलाना है कि वो इस खित्ते का थानेदार बन जाए, यहाँ पे बिग बॉस बन जाए, और जब चाहे जो चाहे जिस टाइम चाहे जो करना चाहता है वो करता रहे, उसको कोई चैलेंजर ना हो यहाँ पे उसके लिए, ठीक, ताकि वो यहाँ पे एक रीजनल अनकंटेंटेड रीजनल पावर के तौर पे इजराइल यहाँ पे रहता रहे। और फिर जो भी अजाइम हो, जो भी उसने ग्रेटर इजराइल बनाना है, उसने और कुछ करना है, वो आराम से वो कर ले। ओके, अब आगे बढ़ते हैं रिटेलिएशन की बात। अब जो कि ज़ाहिर है कि इंतहाई कमिटमेंट जो और एक फर्म कमिटमेंट आज ईरान की तरफ से आई कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे और अमेरिका थोड़ा सब्र करे, इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो क्या ऑप्शन है इराक के पास? और फिर दूसरा, आज अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो पुतिन से भी जाकर मिल रहे हैं। फिर आप समझ रहे हैं कि जनाब रशिया और फिर चाइना ये अब आगे बढ़ेंगे, फुल सपोर्ट करने आएंगे मैदान में? देखिए, अभी ईरान की पार्लियामेंट से खबर आई है कि ईरान की पार्लियामेंट से ये खबर आई है कि उन्होंने हुकूमत को अपनाए हुर्मुज़ बंद करने का इख्तियार दिया, मंजूरी दे दी। अब उनकी एक सिक्योरिटी काउंसिल है जो कि इस चीज़ का जायजा ले रही है, और फिर वो देखेंगे कि इसको हमने अप्रूव करना है या नहीं अप्रूव करना है। लेकिन उनकी पार्लियामेंट की तरफ से ये करारदाद आ गई है कि अपनाए हुर्मुज़ को बंद करना है। अपनाए हुर्मुज़ को बंद करने का मकसद क्या है? यहाँ से दुनिया का 30% तेल गुजरता है, 50% गैस गुजरती है, और 21 मिलियन बैरल तेल रोजाना अपनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। ये दुनिया के मुख्तलिफ कोनों, जो दुनिया की एनर्जी शहरक मानी जाती है, ये एनर्जी शहरक माने। और ना सिर्फ ये, वो ममालिक जो कि सी के साथ हैं, बल्कि वो ममालिक जो कि लैंड लॉक हैं, उनको भी यहाँ से तेल जाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अगर इसको बंद कर दिया जाए, 3-4 दिन के लिए बंद कर दें, हफ्ते के लिए कर दें, 10 दिन के लिए कर दें, तो तेल की प्राइसेस कहाँ चली जाएंगी? तरसील बंद हो गई तो मुल्कों की मईशत और उनकी इंडस्ट्रीज का क्या हाल होगा, जिसमें चाइना सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो चाइना और रशिया, उनके इंटरेस्ट यहाँ पे हर्ट होते हैं, क्योंकि रशिया अपना इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में खोना नहीं चाहता है, और चाइना की इकोनॉमी यहाँ पे डिपेंड करती है।
तो वो दोनों अपना सियासी और सिफारती असर और रसूल जरूर इस्तेमाल करेंगे, उनको करना भी चाहिए और पूरे जोर से करना चाहिए, क्योंकि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो इसमें ना सिर्फ अमेरिका इजराइल मुलविस होंगे, इसमें पूरा खित्ता इसकी आग में आ जाएगा, बल्कि शायद खित्ते से बाहर के ममालिक, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जो मुल्क हैं, मालिक हैं, वो इसकी जद में आ जाएंगे। तो अगर दुनिया को बचाना है और एक महज़ब माशरे की तरफ चलना है और जंगल का कानून यहाँ पे नाफिज नहीं करने देना हमने किसी को, तो मेरा ख्याल है कि रशिया और चाइना वो दो ममालिक हैं जिनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। ऐसे में सर जो स्पॉयलर्स हैं उनका किरदार भी मैं जानना चाहूंगा, बिलखुसूस इजराइल। जाहिर है कि उसने जो पीस टॉक, जो न्यूक्लियर टॉक्स बिटवीन अमेरिका एंड ईरान जो चलने वाली थी, जो जिसके राउंड्स चल रहे थे, उसको सबोटाज किया। भारत का यहाँ पे क्या किरदार इस वक्त आप देख रहे हैं? क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जब से अमेरिका गए, उस दौरे से लेकर आज तक, आज हमले तक जो है मुसलसल सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान की एयरबेस जो है वो इस्तेमाल हुई है और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की। तो जो स्पॉयलर्स हैं उनका क्या किरदार इस वक्त आप देख रहे हैं? उनको कोई नहीं सुन रहा। आप ये देखिए कि ये जो स्पॉयलर्स हैं ये झूठ बोलते आ रहे हैं, बिलखुसूस 22 अप्रैल के बाद से तो ये मुसलसल झूठ बोलते आ रहे हैं। और सॉरी, मैं इनको जाहिल कहूंगा, क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे कि हम 21वीं सदी में रहते हैं और 21वीं सदी वो है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, हर कोई एक दूसरे को देख रहा है, सुन रहा है, मीडिया इतना एक्टिव है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर सारी चीजें दुनिया में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर पाकिस्तान के ऊपर से ये जहाज आया तो ये तो उनको कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पूरी दुनिया ने देखा होगा कि ये जहाज कहाँ से आया है। मेरे पास मुसद्दक का खबर है कि ये जहाज इंडिया की एयर स्पेस इस्तेमाल करके आई। ओके, तो अब वो इसको अगर डिनाई कर सकते हैं तो कर दें, वरना सबूत तो मौजूद हैं इस चीज के। और तो, सर लास्ट वर्ड्स मैं इस पे चाहूंगा, जो एक ग्लोबल पीस लीडर का एक किरदार अदा करने जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, और उनकी चाहत थी कि जनाब उनको नोबेल प्राइज फॉर पीस जो है वो दिया जाए। पाकिस्तान की तरफ से हमने रिकमेंड भी किया, लेकिन वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किया, हमने अपने इंटरेस्ट में किया था। वो ख्वाब अब आप समझते हैं कि कभी पूरा हो सकेगा उनका? डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी है उनकी, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका का ओवरऑल जो स्टेचर है उसको बहुत ज्यादा दागदार कर। अमेरिका हमेशा से कहता है कि मैं इस दुनिया का थानेदार, और जहां कहीं इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो रही होगी मैं वहां जाके उसको इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, और अगर कोई मुल्क इंटरनेशनल लॉ या यूएन चार्टर को नहीं मानेगा तो मैं उसको वहां पे मजबूर करूंगा कि वो उसको माने। ये वही मुल्क है जिसने आज सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर की वायलेशन की है, पामाली की है। तो आप इस मुल्क से आप क्या दुनिया को बताना चाह रहे हैं अपने प्रेसिडेंसी से कि जिसके पास ताकत है वो जब चाहे जो चाहे उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हों उनको अचीव कर सकता है। उसमें ना कोई इंटरनेशनल लॉस बीच में आता है, ना कोई इंटरनेशनल सिस्टम बीच में आता है, ना कोई लोगों की मजम्मत को आप खातिर में लाते हैं, ना आप पे तनकीद की जाती है आप उसको खातिर में लाते हैं। ठीक, आप बहुत बहुत शुक्रिया। रियर एडमिरल शाह रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त जो आज जारहाना इक़दाम था अमेरिका का ईरान की एटमी तनसीबात के ऊपर हमला करने का, पूरी दुनिया उसकी शिद्दत से मुखालफत कर रही है, और ये मुखालफत दुनिया के साथ साथ खुद अमेरिका में भी देखी जा रही है। वो जो उनका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, आज वही अवाम जो है वो सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सूरत हाल कहाँ जाएगी?